आज एक बार फिर लाइव इस थोड़ी सी बदली हुई फिजा के अनुपात में, जैसा कि 31 मई को आज का जो संबोधन है छोटा है और सिविल सर्विसेज के मूल रूप से उन प्रतियोगियों के लिए है जो प्रतियोगी पिछले 12 फरवरी को जब पहली बार 2020 की वैकेंसी अनाउंस हुई, जिसका लास्ट डेट हुआ, फॉर्म भरा गया 31 मई को, जो तिथि थी प्रारंभिक परीक्षा की वह भी निर्धारित थी। लेकिन जैसे कि आप समझते हैं, कोविड-19 के चलते पूरी दुनिया में और भारत में समस्या गहरा गई। फलस्वरूप कमीशन ने तारीख समय लिया और आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस भी है। और खैर, दिवस अपनी जगह है और ये यूपीएससी का डिसीजन अपनी जगह है। उसने एक निर्णय लिया कि हम 4 अक्टूबर को प्रारंभिक परीक्षा कराएंगे। मैं समझता हूँ कि बहुत सारा जो सिविल सर्विसेज के प्रतियोगी थे, जिनके मन में कई असमंजस थे कि अगस्त में होगा, जुलाई में होगा, सितंबर में होगा, ये सारे कयास को दरकिनार करते हुए 4 अक्टूबर की तारीख आ चुकी है। और आज से अगर उसको देखें तो ये ठीक 4 महीने का वक्त है। अगर आप 12 फरवरी से 31 मई के दरमियान को देखें तो आपको जितना वक्त पहली बार में नहीं मिला था, उससे कहीं ज़्यादा 1 महीने से अधिक वक्त इसमें मिल रहा है। तो कुल मिला जुला करके मतलब ऑलमोस्ट थोड़ा ज़्यादा ही समय है। 12 फरवरी टू 31 मई के बीच में 3 महीने 18 दिन थे, इसमें पूरे 4 महीने मिल रहे हैं, 10-12 दिन एक्स्ट्रा ही मिल रहा है। तो तैयारी को लेकर के कई प्रतियोगी जो एक असमंजस की अवस्था में थे, क्योंकि हम लोग भी प्रतियोगिता में थे कि तारीखों का अगर तय ना हो तो कई तरह के दुविधाएं जो हैं वो असुविधाएं बन जाती हैं, और जब तारीख तय होती हैं तो जो असुविधा रहती है वो सुविधा में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन मैं उसी अनुभव के आधार पर उन प्रतियोगियों को यह भी चेताना चाहता हूँ और सूचना भी देना चाहता हूँ कि प्रतियोगिता की तारीख बढ़ने से प्रतियोगिता की समस्या ख़त्म नहीं होती है। समस्या हमेशा हल करने से ख़त्म होगी। जैसे कि हर्बर्ट साइमन ने कहा है कि कार्य जो है अगर आगे बढ़ जाता है तो इसका मतलब है समस्या आगे बढ़ गई, और समस्या से जब तक समस्या का उन्मूलन ना हो, जब तक समस्या से आप निपट ना लें, तब तक ये जान छोड़ता नहीं है। कहने का मतलब कार्य में कामचोरी होती है और समस्या से तो मुक्ति ही पाना होता है। तो 4 अक्टूबर तब आपके लिए फलीभूत है, यह अवसर तब फलीभूत है जब आप इस अवसर को अपने पक्ष में कर पाएँ। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो सिलेबस है, क्योंकि जैसा मैंने बोला बहुत शॉर्ट फॉर्म में सिविल सर्विसेज के प्रतियोगियों को थोड़ा सा कुछ चेताने, कुछ समझाने, कुछ बताने आया हूँ। और इस चेताने, बताने, समझाने के दरमियान में मेरा जो अनुभव है, जो मेरा व्यापक दृष्टिकोण है, उसका भी उपयोग करें और उसका लाभ ले लीजिए। असल में मैं कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि हम हमेशा जो है एक व्यवसायिक और यही सब नहीं चलता है यार। इसमें जो है, जो उम्र के साथ, अनुभव के साथ, अपने ऊपर जो बीती है उसके साथ कई परिमार्जित और कह सकते हैं परिष्कृत भाव आ जाते हैं, जो आपको चौराहे पे खड़ा, सड़क पे खड़ा, बेरोजगारी की लाइन में खड़ा और पढ़ने लिखने से दूर खड़ा जब पाते हैं तो थोड़ा उस दौर में जाते हैं तो यहाँ पर थोड़ा पीड़ा होता है। तो वो चले जाते हैं थोड़ा आपके नज़दीक आने के चक्कर में कि कुछ समझा दो भाई इनको। तो वही समझाने का लक्ष्य है। चूँकि अनुभवी हैं, 18 साल से पढ़ा रहे हैं, इसके पहले हम भी ऐसे 22-23 साल के थे तो लगे रहते थे। तो अब आपकी बारी है। तो जैसे हमको किसी ने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो सबकी बारी आती है। हम किसी को बता रहे हैं, आप भी किसी और को बताइएगा, यही तो परंपरा है। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा, सिलेबस बच्चा जो होता है ना, सिलेबस वही रहता है। देखो, सिलेबस कमीशन हमेशा तो बदला नहीं। 1979 में पहली बार प्रारंभिक परीक्षा है, सिलेबस बदला, ठीक है, वहाँ से आया। 1993 में निबंध डाल दिया, वहाँ से बदला। बीच में कुछ सब्जेक्ट को परिष्कृत करता रहा, जैसे एंथ्रोपोलॉजी वगैरह, वहाँ से बदला। 2011 में एक भरपूर बदलाव ला दिया, जब ऑप्शनल सब्जेक्ट प्रारंभिक परीक्षा से हटा के सी सेट ला दिया, वहाँ से एक बदलाव आया। ऐसे आया ना बदलाव। और
आपको क्या लगता है कि 2011 से सीसेट और जनरल स्टडीज़ का प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से आज मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये बात आई तो बाद में आपने देखे सीसेट को क्वालिफाइंग किया, वो बदला, सीसेट क्वालिफाई हो गया, जनरल स्टडीज़ के 100 क्वेश्चन में आप अगर मेरिट के हिसाब से करते हैं तो बात बन जाती है। तो क्या उसके बाद कोई बदलाव नहीं हुआ क्या 5-6 सालों से? प्रश्न पत्र रोज बदल रहा है, हर साल बदल रहा है। जो बदलाव है वो आपको देखना है। जैसे अगर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 आया तो भारतीय संविधान का प्रश्न पत्र जो सिलेबस था वो बदल गया। कमीशन बदले ऐसा जरूरी नहीं है, सिलेबस वही है, उसके अंदर जो परिष्कृत और जो परिमार्जित पक्ष है वह भी तो बदलाव है। कोविड-19 एक विचारधारा को बदला कि नहीं? अगर ये पाठ्यक्रम का कहीं पर ये सवाल के रूप में अवतरित होता है तो आपके पाठ्यक्रम को बदल दिया। सवाल को नए ढंग से खींचातानी करके उत्पत्ति, एक नई अवधारणा देना, यह भी एक बदलाव का मूल कारक है। तो सिलेबस ठहरता नहीं है, सिलेबस झील नहीं है, झरना है। परिष्कृत और परिमार्जित 2 शब्द ध्यान रखना। परिवर्तन तो कमीशन करता है, हम यहाँ परिवर्तन की बात नहीं कर रहे हैं। 2011 में परिवर्तन हुआ, उसके बाद सीसेट जब क्वालिफाई किया गया तब परिवर्तन आया। जब एक बार अंग्रेजी हटा दिया गया प्रीलिम से तब भी परिवर्तन आया था। जब 93 में निबंध जोड़ा गया तब भी एक सुधार परिवर्तन की बात थी। जब 1979 में पहली बार प्रीलिम्स हुआ तब भी एक परिवर्तन सुधार की बात थी। जब एंथ्रोपोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में थोड़ा सा खींचातानी बढ़ गया वहां भी परिमार्जित और परिष्कृत स्वभाव थे। लेकिन इन सब के बावजूद जो यूपीएससी करता है उसके अलावा भी समय और परिस्थिति भी सिलेबस को बदलती है, इस बात को भी आप अपने दिमाग में रख लीजिए। और समय और परिस्थिति के अनुपात में आया हुआ बदलाव आपके सिलेबस को ठहरने नहीं देता है। इसलिए जो ठहरे हुए सिलेबस में रहते हैं वो गहरे नहीं होते हैं। ठहरे हुए सिलेबस में हमेशा घुटने भर पानी होगा, और जो परिमार्जित और परिष्कृत सिलेबस के स्वभाव के अंतर्गत निहित पक्ष के साथ अपनी तैयारी को मजबूत करते हैं वो गहरे होते हैं। और सिविल सर्विसेज परीक्षा की दृष्टि से निहायत गहरा विषय है। डरने की जरूरत नहीं है, ना बड़ा है ना भारी है, ना बड़ा है ना भारी है। अगर इसको इन दो सब को हटा के कहें तो सिर्फ और सिर्फ एक सिस्टमेटिक और संयोजित, संकलित और उन मापदंडों पर खरा उतरने की प्रतीक्षा में रहता है कि कोई प्रतियोगी आए जो मेरे ठहरे हुए विषय में अपने गहरे होने का प्रमाण दे। बस इतिहास ठहरा है, बट गहरे कितने हैं आप? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू है। हम हर साल 14-15 क्वेश्चन 100 में पूछ लिए जाते थे। जब 2011 से पहले 150 क्वेश्चन होते थे तब भी ये 20-22 के आंकड़े होते, तो ऑन एन एवरेज वहीं पर है। लेकिन इतने सवाल 26 जनवरी 1950 सिविल सर्विसेज कब हो रहा है, कब से हो रहा है? सिविल सर्विसेज इंडिया में पहली बार 1922 में हुआ। संविधान लागू होने के बाद भी तो सिविल सर्विसेज चल रहे थे ना भाई। तो 1 से 395 अनुच्छेद के बीच में अगर ऑन एन एवरेज 70 सालों में अगर माना 15 सवाल भी पूछा तब भी 1000 सवाल पूछ चुका कि नहीं? 1000 सवाल पूछ चुका है, लेकिन वो सवाल अगला पूछेगा तो वो रिपीट नहीं होता है। सोचिए कि पेपर बनाने में यानी संविधान कितना गहरा है और आप ठहरे कहां हैं। तो आप भी संविधान की गहराई के साथ आगे बढ़िए और परिमार्जित और परिष्कृत मापदंडों के तहत आगे बढ़िए। जैसे कि कोई संशोधन है, सुधार है, वो सिलेबस को बदल देता है। ठहरे हुए सिलेबस में बदलाव कर, जैसे ठहरी हुई गाड़ी, सड़क के किनारे खड़ी गाड़ी में भी चलती गाड़ी आके लड़ जाती है। अब आप तो कहेंगे कि वो तो चला ही नहीं रहा था। तो इस बदलाव को महसूस करो कि चलती गाड़ी, चलती हुई सड़क के किनारे देर तक पार्किंग क्या उचित थी क्या? ये विचारधारा कहां से लाएंगे? इतने बड़े एग्जाम में क्या मात्र जो लिखा है उतना पढ़ करके और चले गए वहां पर गोला करने के लिए, ये क्या सही है क्या? तो मैं एक विषय के या ऐसे तमाम में, चाहे इंडियन इकोनॉमी हो, अभी देखो जब भी विज्ञान में, तकनीक में बदलाव आता है
हमारी जो वैज्ञानिक संस्थाएं हैं, कोई मिसाइल डाल कोई अंतरिक्ष में कोई चीज़ें भेज दें, किसी तरह का सेटेलाइट भेज दें, तो विज्ञान यहाँ ठहरा हुआ है क्या? विज्ञान तो हजारों किलोमीटर, लाखों किलोमीटर की दूरी तय कर ली है और आप ठहरे हुए हैं। अर्थव्यवस्था ठहरी हुई है क्या? लिखते तो रहते हैं, जाके जीडीपी देख लीजिए, आप आरबीआई का देख लीजिए, रेपो रेट तो 4.4 हो गया है, बैंक दर और नीचे गया होगा जो तुलनात्मक गया है। हाँ, 20 लाख करोड़ रुपया का भी आपने देखा होगा कि एक राहत पैकेज आया था। इसके पहले आपने देखा फरवरी में बजट आया था, और इसके अब चूंकि तो देखेंगे तो उसके बाद राहत पैकेज भी आया। तो आप देखें ठहरा है क्या? अगर ठहरा नहीं है तभी गहरा है। तो आप भी ठहरिए मत, आप झील नहीं झरना बनिए। झरने में वेग होता है, संवेग होता है। परीक्षा, ये सिविल सर्विसेज की परीक्षा ठहराव की नहीं बल्कि गतिमान होने की परीक्षा है। भले ही 4 अक्टूबर की तारीख 4 महीने हो आज से, लेकिन अगर आपको लगता है कि वही संविधान, वही इतिहास, वही विज्ञान, वही अर्थव्यवस्था, वही भूगोल, वही पर्यावरण जो हम रटते रहे, करते रहे, सुनते रहे, समझते रहे, पढ़ते रहे, लिखते रहे, पढ़ाने वालों के दरमियान भी चर्चा परिचर्चा करते रहे, वही आपको काम आएगा, तो ध्यान रखना कि 12 फरवरी से अब तक सिलेबस बदल गया है और 4 अक्टूबर के दरमियान 4 महीने के बीच भी सिलेबस बदल रहा है। इसलिए आप वही संविधान, वही इतिहास, वही अर्थव्यवस्था, वही भूगोल या वही पर्यावरण, उसी तरीके के मानस पटल पर सिलेबस को रखिए, लेकिन परिमार्जित और परिष्कृत मापदंडों के अंतर्गत। जो परिमार्जित और परिष्कृत नहीं होगा, मैं एग्जाम्पल दे देता हूं। पहले हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते थे कि नहीं? क्लास में बच्चे आते थे 6 बजे, यहाँ से सवेरे गाड़ी लेके निकल जाते थे, 6:30 बजे क्लास में 3 घंटा पढ़ा, 6:30, 9:30, फिर 10 बजे से 1 बजे तक। उसके बाद लिखत पढ़त, नाश्ता पानी, लंच हुआ, शाम हो गई, एक आध क्लास और लिया, यहाँ वहाँ टीवी डिबेट वगैरह में गए, शाम को 8-9 बजे घर चले आए। यही दिनचर्या थी ना? अब पिछले 25 मार्च से क्या दिनचर्या है? क्या दिनचर्या है? न टीवी डिबेट में जाते हैं, न किसी तरीके से घूम घुमक्कड़ हो रहा है, न आप लोगों को क्लास में पढ़ाने का कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो हमने क्या किया? हमने कहा भी पढ़ाई तो विकल्प है नहीं, पढ़ाई का विकल्प भी पढ़ाई ही है। अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता तो क्या करेंगे आप? फिर पढ़ाई कीजिए। बस ये है कि इंडियन पॉलिटी में मन नहीं लगता है तो विज्ञान खोल लीजिए, विज्ञान तकनीक में मन नहीं लगता है कि आधुनिक भारत खोल लीजिए, आधुनिक भारत में औरंगजेब में मन नहीं लगता है तो गांधी जी को पढ़िए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़िए। जहां से मन लगे, पढ़ाई का विकल्प पढ़ाई ही है, क्योंकि आपके पास कोई विकल्प नहीं है। जैसे यूपीएससी के पास 31 मई को पेपर का विकल्प क्या था? 4 अक्टूबर निकाल लिया। विकल्प तो होगा। हम तो हमेशा कहते हैं जंग तो लड़नी पड़ेगी, जंग लड़नी पड़ेगी। जंग का मैदान कौन होगा, किस तारीख को होगा, बस इसमें यहां वहां हेर फेर हो सकता है। लेकिन अगर आप सोचे कि जंग होगी ही नहीं, तो इतना बड़ा ठहराव तो नहीं आने वाला जिंदगी में। तो हम लोगों ने सेंटर को क्या कर लिया? ऑनलाइन कर लिया। क्या किया इसमें? पढ़ाते वैसे ही है, कहते नहीं है गूंज पुरानी, प्लेटफॉर्म नया। प्लेटफॉर्म क्या हो गया? ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है हमारे बीच। और गूंज क्या है हमारी? गूंज तो 18 साल से चल रही है। आपको ये बोल रहा हूं ना, लग रहा हूं ना मास्टर टीचर? लग रहा हूं कि नहीं लग रहा हूं? तो गूंज तो वही है, प्लेटफॉर्म बदल गया। पहले सामने बैठा करके होकार भरते थे, अब आपको यहां ऑनलाइन करके अपना आवाज तेज किए हुए। क्यों भाई? तो हमने परिष्कृत किया कि नहीं, परिमार्जित किया कि नहीं? हम यहां ये इस उदाहरण से ये बताना चाहते हैं कि आपको समय कितना भी मिल जाए, लेकिन उस समय के दरमियान के परिमार्जित पक्षों को अगर आप अवधारणात्मक तथ्यात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत निहित पक्षों को जो सिलेबस के साथ जुड़ते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से मजबूत एक आइडियोलॉजी रखते हैं, अगर उन बातों को आप अछूते रहते हैं तो मिले हुए समय का न लाभ ले पाएंगे न उपयोग कर पाएंगे। तो कृपया जो बदलाव है उस बदलाव के साथ
अपने अंदर के परिमार्जित और परिष्कृत और सुधारात्मक पक्ष को उजागर करें, और जो 4 अक्टूबर को दिया और फिर जनवरी में जो मुख्य परीक्षा का टाइम दिया है, मैं समझता हूं कि इसमें वो विद्यार्थी जो 12 फरवरी को फॉर्म भर दिए गलती से, कई लोग गलती से ही फॉर्म भरते हैं, वो समझते हैं जैसे बैंक रेलवे का फार्म होता है, आराम से भर दो, उसके यूपीएससी की छाती पर फार्म ठूस दो, देखी जाएगी बाद में। अब मैं उनको भी बोल रहा हूं कि अगर वो ये गलती कर चुके हैं तो 4 महीने का जो टाइम है ना, उसके अवसर का लाभ उठा लो यार। अवसर देखो, कहते ना कि वो कहते थे कि ये कोविड में, ये वायरस ने बहुतों को अवसर भी पैदा, मतलब प्रॉब्लम ही नहीं है, अवसर भी है, समस्या ही नहीं है, इसमें अवसर भी है। तो कम से कम सिविल सर्विसेज के उन प्रतियोगियों के लिए जो प्रतियोगी अभी तक फॉर्म भर करके तकिया के नीचे आराम से किताब रख के सो रहे थे, अब उनके लिए एक बड़ा अवसर आ गया कि 4 अक्टूबर के हिसाब से अपनी तैयारी को बड़े धारदार तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। ज्ञान क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, और वैज्ञानिकता कहीं भी डाली जाए। सब्जी बनाते समय भी विज्ञान का जरूरत है कि पहले तेल डालोगे कि गैस जला के कढ़ाई धोओगे। सिस्टमेटिक अप्रोच, ज्ञान क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान। आज अगर आपकी वैज्ञानिकता का अभाव है तो वक्त लंबा लगेगा। अगर नहीं जानते हो तो हम जैसे जो पुराने सीनियर घिसे पिटे और अपना काम कर रहे हैं, उनसे थोड़ा कुछ सीख लो। रास्ता पूछने में क्या जाता है यार, क्या फर्क पड़ता है? मैं रास्ते में खड़ा हूँ, कंफ्यूज हूँ, पूछ लो कि दिल्ली किधर जाना, हरिद्वार किधर जाना है, इधर उधर किधर जाना है। अगर मुझे आइडिया है तो बता देंगे। क्यों? रास्ता पूछने में काहे का गुरेज, किस बात की शर्म, किस बात का लिहाज? हाँ, जब वो कहता ना, एल्टन मेयो ने हाथोन प्लांट शिकागो में 5 साल तक रिसर्च किया ह्यूमन रिलेशन थ्योरी पर, वहाँ 24,000 लोग काम करते थे। वो सोचो कि 1927 से 32 के बीच 5 साल रिसर्च किया, और शिकागो में इतनी बड़ी हाथोन प्लांट था जिसमें 24,000 लोग काम करते थे। सोचो कितना बड़ा प्लांट आज से 100 साल के आसपास, 90 साल पहले हुआ करता था अमेरिका में। तो वहां पर 21,000 लोगों का इंटरव्यू किया। सोचो कितना समय में, 5 साल तो लगा ही इंटरव्यू लेने में। उनकी प्रॉब्लम जानना चाहता था कि भाई तुम रिजल्ट क्यों नहीं देते। तो रिजल्ट क्यों नहीं देते थे मालूम है? उसको लगता था, एल्टन में को ये लगता था कि ये लोग रिजल्ट इसलिए नहीं देता है कि इनको सैलरी कम मिलती होगी। रिजल्ट इसलिए अच्छा नहीं देता है क्योंकि ये मालिक से परेशान होंगे। रिजल्ट इसलिए अच्छा नहीं देते होंगे क्योंकि सुपरवाइजर इनको तंग करता होगा, यहाँ के नियम कायदों से परेशान होंगे। मेयो ने अपने इंटरव्यू साक्षात्कार बोर्ड में इस मसौदे के साथ जब साक्षात्कार लिया, आपको रियलिटी बताते हैं, जो मेयो ने सोचा रिजल्ट उसके ठीक उलट थे। जब उसने पूछा कि तुम प्रोडक्शन क्यों नहीं देते हो, तो उसने कहा मेरी माँ की तबीयत खराब है। पूछा भाई कि तुम फैक्ट्री में आते हो, 9 से 5 बजे तक रहते हो, तुम्हारा प्रोडक्शन 0 है, कुर्सी घेर के बैठे रहते हो, आखिर रिजल्ट क्यों नहीं है? तो बोलते थे कि मेरा बच्चा स्कूल नहीं जाता है, मेरा घर रहने के लायक नहीं है, मेरे माता पिता गांव में रहते हैं, वो मैं उनके लिए सुविधा नहीं दे पाता हूं। मतलब जितने लोग उतने तरीके की समस्याएं गिना रहे थे, कोई ये बताया ही नहीं कि फैक्ट्री की क्या प्रॉब्लम थी, सुपरवाइजर की क्या प्रॉब्लम थी, फैक्ट्री के नियम के क्या प्रॉब्लम थे। सबकी प्रॉब्लम क्या थी? अपनी घरेलू प्रॉब्लम थी। हम भी इतने साल से पढ़ाते हैं, जब हम पूछते हैं हाई स्कूल में नंबर कितना है तो कहते तबीयत खराब थी। हाई स्कूल में नंबर कितना है, कोई जवाब है? तबीयत खराब है। यानी हम खुद समझ लें कि नंबर कम है। हमने कहा तैयारी क्यों नहीं करते? बोले सर आजकल बड़ी परेशानी है। मतलब हम समझ लें कि अगर तुम परेशान हो, तैयारी नहीं करोगे। और 18 साल से हम 6:30 बजे सवेरे, जाड़ा गर्मी बरसात में क्लास में खड़े हैं, हमको कोई परेशानी नहीं है ना? हम तो वज्र बने हुए, हमको तो क्या परेशानी। और हम लोग कहते हैं कि जब तक गिर न पड़े तब तक खड़े रहो। तो तुम तो कम से कम यार बैठे रहो। तो ये जो 4 अक्टूबर, तो मैं हाथोन वाला जो थोड़ा बता रहा था, उसमें उसका रिजल्ट उल्टा आया। तो मेयो ने क्या निष्कर्ष निकाला मालूम है क्या? कि माँ की तबीयत ठीक हो तो प्रोडक्शन होता है, बच्चे स्कूल जाएं तो प्रोडक्शन होता है, अगर रिश्ते सही हो तो प्रोडक्शन होता है। गांव में माँ बाप परेशान हो, यहाँ फैक्ट्री में आप शहर में काम करें, काम नहीं होगा तो प्रोडक्शन ही नहीं होगा। यानी माँ बाप को ठीक करो तो प्रोडक्शन होता है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब है कि अगर आपका पढ़ाई में
अब मन लगा लीजिए और अपना जो इर्द गिर्द का प्रॉब्लम है उसको जरा सही कर लीजिए, क्योंकि इर्द गिर्द की जो प्रॉब्लम होती है वो सबसे ज़्यादा अगर चौपट करेगी ना तो पढ़ाई ही चौपट करेगी। और पढ़ाई का बेटा एक सीमा है, कितना, 21 से 32, कितनी उम्र है, 32। और इस बेरोजगारी के कारण कई लोगों का विवाह नहीं हो रहा है ना हकीकत। कई लोग, सब लोग तो यही सोचते हैं ना, नौकरी मिल जाए तो शादी करें। तो नौकरी कब मिलेगी? आप तो कहेंगे कि टाइम नहीं मिलता है, यहाँ चले गए वहाँ चले गए, ये समस्या वो समस्या है। आप 12 फरवरी से 5 जून के बीच एक बार अपने कलेजे पर हाथ रखकर घर में बैठ जाइए। आज अभी क्लास टीवी ये बंद कर दीजिए, मोबाइल वगैरह सब, फेसबुक को थोड़ा सा ऑफ करके 10 मिनट बैठ जाइए और पूछिए अपने कलेजे पे हाथ रख कर कि 12 फरवरी को जब यूपीएससी के छाती में आपने फार्म ठूसे थे और 31 मई के एग्जाम के लिए, तो इस दरमियान आपने क्या किया? घर में रहने का पूरा मौका भी मिला, कहीं बाहर का इतना काम भी नहीं था क्योंकि कोविड-19 के कारण तो सब घर में ही है ना। तो आप जरा कल्पना करके देखिए कि 31 मई के लिए आपने क्या किया और आज 5 जून को फिर एक बार छाती पर अपने हाथ रखिए कि 4 अक्टूबर आने के बीच में आप क्या करेंगे बिना नियोजन के ही। हम हमेशा कहते हैं कि आप इसलिए खुश होइए कि 4 अक्टूबर 4 महीना है, तैयारी हो जाएगी। और 4 अक्टूबर को इसलिए संतुष्ट रहिए कि 5 जून से 4 अक्टूबर के बीच आप तैयारी कर लिए। आज आप खुश हो सकते हैं कि 4 अक्टूबर 4 महीने है, लेकिन 4 अक्टूबर का आप असंतुष्ट हो सकते हैं कि आपने इसको ठीक से इस्तेमाल नहीं किया। ये ठीक ठाक जो शब्द है ना, हर्बर्ट साइमन का एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में, बुखार के बाद भी, जुकाम के बाद भी लोगों से पूछो क्या हाल है तो बोलेंगे ठीक ठाक है। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर ठीक ठाक है। मोदी जी की सरकार ठीक ठाक है, योगी जी की सरकार ठीक ठाक है, हमारे घर का हालचाल ठीक ठाक। अरे यार, कभी एक्सीलेंट भी होगा? हमेशा ठीक ठाक है बस। ये एडमिनिस्ट्रेटिव कट है, लेकिन सिविल सर्विसेज ठीक ठाक से पास नहीं किया जाता, बेहतर से पास किया जाता। एक्सीलेंट भी नहीं चाहिए, नेवर। कलेक्टर वगैरह एक्सीलेंट कोई जरूरत नहीं है। आईएएस पीसीएस बनने के लिए आपको एक्सीलेंट की कोई जरूरत नहीं है। आपको कलाम साहब बनना है तो एक्सीलेंसी चाहिए। आपको इसरो में वो मिसाइल बनाना है ना, वो क्या बोलते हैं, सैटेलाइट, तो आपको एक्सीलेंट होना चाहिए। आईएएस बनने के लिए एक्सीलेंट की क्या जरूरत है? आईएएस बनने के लिए बेटर बनने की जरूरत है। न श्रेष्ठ, न उत्कृष्ट, न सर्वश्रेष्ठ, सिर्फ बेहतर। बेहतर को और बेहतर करना है, सिर्फ और सिर्फ बेहतर। और बेहतर किससे? जो 10 लाख लोग फॉर्म भरे हैं, जो 5 लाख बैठे हैं, उनमें से बेहतर। बस खेल खत्म। और उनमें से थोड़ा और बेहतर हो गए तो कहिए आप ही टॉपर निकले, लेकिन उसी साल के बेहतर कहलाएंगे, अगले साल के बेहतर कोई और हो जाएगा। तो 4 अक्टूबर को आप जो तारीख नई आई है, यूपीएससी ने जो सिविल सर्विसेज 2020 प्रीलिम्स एग्जाम 4 अक्टूबर घोषित किया, और जो जनवरी में उसके बाद आपकी मुख्य परीक्षा होगी, आपके लिए एक बेहतरीन अवसर है। पाठ्यक्रम में जो चीजें लिखी हैं वो ठहरी हुई हैं, गहरी करने के लिए आपको उतरना पड़ेगा। यानी कि जो बदलाव है, जो परिष्कृत और सुधारात्मक और जो संदर्भित मापदंडों में जो सृजन पक्ष हैं, उसको उकेरना होगा। आप सवालों को देखिए, 100 में, अच्छा आप एक क्वेश्चन ऐसे एक तरफा पूछ लेता हूं, समझ रहा हूं कि आप क्या जवाब देंगे। 100 में 55 क्वेश्चन आप कर लीजिए सही, तो आप प्री पास हो जाते हैं। यानी 45 ना करें तब भी प्री पास हो जाते हैं, और इतनी कठिन परीक्षा में 55 में ही पास हो जाते हैं आप। 100 क्वेश्चन में आप 55 कर लें, 56 कर लें, तो श्योर है कि आप प्रीलिम्स निकाल देंगे। और जबकि लोग कहते हैं सिविल सर्विसेज बड़ी कठिन है, इसका मतलब 45 नहीं करके भी पास किया जा सकता, क्वालिफाई किया जा सकता है ना। तो मैं उल्टा बोल रहा हूं, प्रीलिम्स की परीक्षा को 45 नहीं करके भी सिविल सर्विसेज को पास कर सकते हैं। तो सोचिए कितना आसान हो गया कि 100 में 45 ना भी करो ना,
तब भी सिविल सर्विसेज क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन जरा कल्पना करो कि आप दिन रात एक किए रहते हो, मुखर्जी नगर से लेके इलाहाबाद से लेके लखनऊ, पता नहीं कहाँ कहाँ, देहरादून का नाम इसलिए नहीं लेता कि ये हब नहीं बन पाया। 18 साल तक मैं नेहरू कॉलोनी, जहाँ मेरा सेंटर हेड ऑफिस, इसको मैं अल्लाहपुर इलाहाबाद का और दिल्ली का मुखर्जी नगर बनाने निकला था, लेकिन हकीकत है कि ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन मैं देहरादून में रह रहा हूँ, इसलिए मैं देहरादून की बात कर रहा हूँ। लेकिन बी प्रैक्टिकल, जैसे आप इलाहाबाद में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, इतना अथक परिश्रम करते हैं, फिर भी आप 45 क्वेश्चन कम करके भी सिलेक्ट हो जाते हैं, वहां भी ये बात नहीं हो रही है। इससे ये मतलब हुआ कि सिविल सर्विसेज का सवाल गहरा होता है, और गहरे सवाल जो होते हैं ओछे तरीके से हल नहीं होते। और गहरे कब बनते हैं? वक्त उनको गहरा करता है। जैसे 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, और आज 70 साल में हम कह सकते हैं कि हमारे संविधानविदों ने दुनिया का एक सुंदर सर्वश्रेष्ठ संविधान दिया। अब कोई कहे कि आप कैसे कहते हैं, मैं कहता हूं आइए 70 साल का पूरा हम विमर्श बताते हैं आपको। 55 में शायद उतना नहीं समझ में आया होगा हमारा संविधान कितना मजबूत है, 60 में भी शायद उतना ना समझ में आया क्योंकि उसकी 5 साल 10 साल की अवधि थी, लेकिन 70 साल में उसको निहायत गहरा हो गया। तो क्या इस गहराई को आप निर्माण करने में सक्षम हैं? यदि सक्षम नहीं हैं तो आइए हमारे साथ, और अगर सक्षम हैं तो रहिए अपने साथ। स्वयं से सवाल करिए और स्वयं से उत्तर मांगिए। एक चीज लास्ट लाइन बोल रहा हूं, आपकी सफलता के साथ सब होंगे, असफलता हमेशा बौनी रहेगी, अकेली रहेगी, और असफलता हमेशा अवसाद का अवसर देती है, और सफलता हमेशा मिजाज का अवसर देता है। मिजाज अच्छा रखना है, मिजाज उच्च रखना है तो सफलता चाहिए, और अवसाद चाहिए तो असफलता चाहिए। असफलता किसी को नहीं चाहिए। सबके जीवन में मंगल हो, असफलता किसी को नहीं चाहिए। लेकिन करतूत ऐसे करेंगे कि असफलता ही मानो उनको चाहिए। तो कृपया, मैं तो विद्यार्थियों के बीच चला लोग रहता हूं, मैं समझता हूं कि विद्यार्थी जुड़े होंगे कुछ, इतना हम पहले से बताए रहते यार तुम लोग जुड़ा करो, कुछ सुनो। हाँ, मुफ्त का बाबा आया हुआ है, कुछ तो सुन लो उसकी बात। तो कुल मिला जुला करके जो दृष्टिकोण है, जो अप्रोच है, जो उपागम है, और जो एंगल पर, जो ट्रेंगल पर एंगल बन रहा है, उसको उकेरो। उकेरो यार, ये बहुत सरल परीक्षा है। मैं सेमिनार में हमेशा ये बात बोलता हूं कि सिविल सर्विसेज बहुत सरल परीक्षा है। क्यों सरल है पूछो? क्योंकि ये सिस्टमेटिक है। जो सिस्टमेटिक है उसका सिस्टम जान लो। जो सिस्टम, जैसे गाड़ी हम लोग चलाते, इतनी बड़ी गाड़ी है, ट्रक है, बस, हवाई जहाज है, उस सिस्टम से चलाते तभी तो चलता है ना। कहीं से भी स्टार्ट कर दोगे उसको, चाबी लगाओ, गाड़ी स्टार्ट करो, क्लच ये करो, ब्रेक करो, अपना गियर लगाओ, निकलो, भीड़ में चलाओ, धीमा करो, सिस्टम है ना उसमें। सिस्टम है, इसलिए कितनी भी बड़ी गाड़ी हो, हवाई जहाज हो, उड़ाया जा सकता है। इसलिए मैं सिविल सर्विसेज को कहता हूं ये सिस्टमेटिक है। जो सिस्टमेटिक है वो हमेशा सरल होगा। सिस्टम जानना कठिन होता है। एक बार सिस्टम जान जाएंगे, जैसे मैं फेसबुक में लाइव कर रहा हूं, मुझे मालूम है क्या क्या बटन दबाना है, दबा के बैठ गए, हो गया सिस्टमेटिक, होने लगी आपसे बात। यही हम कुछ भी दबाएं ऐसे थोड़ी हो जाएगा। तो कुल मिला जुलाकर मेरा जो कहने का भाव था, आपको एक चेतना के साथ एक सूचना देना था। सूचना तो आप तक पहुंच गई कि 4 अक्टूबर को 2020 की सिविल सर्विसेज का प्रारंभिक परीक्षा है, लेकिन यहां पर जो थोड़ा हथौड़ा चलता है ना सही वाला, वो अभी थोड़ा रह गया था। वही पूरा करने आया था मैं कि थोड़ा यार जो परिमार्जित तो परिष्कृत मापदंड है उसके साथ चलो। सिलेबस इतना है बट गहरा बहुत है। अगर गहरा नहीं होता तो 45 नहीं करने पर भी सिलेक्शन नहीं होता, फिर तो 90 करते आप 100 में। तो सिविल सर्विसेज के मूड को भापिए, अपने मिजाज, अपनी प्रकृति को उसके साथ जोड़िए। और मैं जितने विद्यार्थी मेरे साथ फेसबुक पे देख रहे हैं, कई बहुत सारों को मैं जानता हूँ, मुझे जानते हैं, बड़े प्रिय भी हैं मेरे लिए। मुझे कई बड़े, मेरे लिए सब विद्यार्थी तो अच्छे ही होते हैं। थोड़ा कम पढ़ता है, कोई ज़्यादा पढ़ता है, लेकिन विद्यार्थी तो विद्यार्थी ही होता है। लेकिन सभी लोगों के मनोभाव को मैं पॉजिटिव लेते हुए, इस उम्मीद के साथ कि 4 अक्टूबर के साथ अगर कोई गलती इसके पहले आप किए हैं तो उसको सुधार करके
अपना रिजल्ट देखो यार, मैं तुमको जानता हूँ तो तुम्हारी सफलता मुझे अच्छी लगेगी। ऐसे तो टॉपर होते मैं जानता ही नहीं हूँ। मैं भी पढ़ लेता हूँ अखबार में टॉप किए, उतना मैं खुश नहीं होता हूँ जितना बावला उनके लिए होता है जिनको पढ़ाता हूँ, जिनको जानता हूँ। और आप कल कलेक्टर बन जाए, अच्छी सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक जो उपादेयता आपकी विकसित हो जाए, तो हमारा कौन सा खर्चा घट जाएगा? हमारा तो चल ही रहा है जो चल रहा है। लेकिन आपको जानते हैं, इसलिए हम मानते हैं कि आपकी सफलता ज़रूरी है। ठीक है ना? जैसे हम अपने भाई बंधु को जानते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनसे लगाव रखते हैं, तो उनको परेशानी में नहीं देख सकते। ऐसे विद्यार्थियों को जानते समझते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि वो बेरोजगार रहें और अविवाहित काटें जिंदगी। कई इसलिए विवाह नहीं हो रहा है क्योंकि बेरोजगार नहीं है। तो भैया देखो, पढ़ो लिखो यार, इस बार थोड़ा बदलाव ले लो। इस कोविड में हालांकि ये बड़ा खराब बीमारी आ गया था, लेकिन इसमें जो छुपा तुम्हारे लिए अवसर निकला, इसका पूरा उपयोग करो, लाभ उठाओ। इस परीक्षा को, प्री परीक्षा जो पहली बार अगर पास करने का दावा कर रहे हैं, इस दाग को खत्म करो और मुख्य परीक्षा में जाओ। लेखन से मुख्य परीक्षा होगा, और कहीं पे कोई कमी है तो मेरे पास आओ, क्या दिक्कत है तुमको? ओके, बहुत सारी बातें करते रहेंगे। आज मुझे लगा कि एक अवसर है कुछ बोलने का, क्योंकि अवसर होता है तो चूकना नहीं चाहिए। और वैसे भी मैं ये गलती कभी करता नहीं हूँ, बोलने में चूकने की गलती मुझसे होती नहीं है। चाहे मंच फेसबुक का हो, चाहे क्लास का हो, चाहे देश का हो या विदेश का हो, हम बोलने में चूकते नहीं हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि अवसर चले जाते हैं, फिर वो पदचिन्ह छोड़ देते हैं, और उस पदचिन्ह पर मेरा चिन्ह कहाँ है? तो मुझे तो इसमें बड़ी भड़बड़ाहट रहती है। इसलिए मैं इस अवसर को, मैं सोचा कि 5 जून है और यूपीएससी ने एक नया निर्णय दिया। जैसे पहले से पता था कि 5 जून को कुछ बोलेगा यूपीएससी, एक बार तो पहले भी बोला था कि बोलेगा, नहीं बोला 20 मई को, फिर वो 5 जून के लिए टल गया। 5 जून को निकल गया कि 4 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, फिर मेंस जनवरी में है। तो एक अच्छा अवसर है बच्चा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को मेरी ओर से। किसी भी तरीके की पढ़ाई लिखाई से ज़रूरत है, नंबर है, व्हाट्सएप है, नहीं ले लो इधर उधर से, सबके पास तो सब कुछ है, आप हेल्प ले सकते हो। और मुझे विद्यार्थियों के बीच बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ाई में जम के लग जाओ, और जम के लगोगे तो हम जमानत इस बात के देंगे कि तुम्हारी चेतना और तुम्हारी संचेतना बहुत अच्छी है। थैंक यू वेरी मच।